4A B part properties of halogen containing compounds. Question number 1. Give the products that can be formed in each of the following reaction. Also identify the path SN1, SN2, E1, E2 in each case. तो इस क्वेश्चंस के अंदर एक तो रिएक्शंस को कंप्लीट करना है और ये भी आइडेंटिफाई करना है कि रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं पहला कंपाउंड जो दे रखा है, पहला ए कंपाउंड, उसमें 1 ब्रोमोप्रोपेन, इट इज़ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। इसका रिएक्शंस कर रहे हैं मिथॉक्साइड आयन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल। टेम्परेचर यहाँ पे मेंशन है 50 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले मिथॉक्साइड आयन को देखते हैं। मिथॉक्साइड आयन एक हमारे पास अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी हैं और ये अच्छा बेस भी हैं, गुड न्यूक्लियोफाइल एंड गुड बेस। पर जो स्टार्टिंग वाला कंपाउंड है 1 डिग्री में सब्स्टिट्यूशन फेवर होता है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन होगा इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, Br की जगह पे OMe लग जाएगा। अच्छा न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। बी ऑप्शंस 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड रिएक्शंस कर रहे हैं टर्ड ब्यूटॉक्साइड आयन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल 50 डिग्री सेल्सियस। टर्ड ब्यूटॉक्साइड जो आयन होता है वो बहुत ही अच्छा बेस होता है, गुड बेस। तो ये एलिमिनेशंस करेगा। तो फर्स्ट कंपाउंड के अंदर एलिमिनेशन होकर प्रोडक्ट बन जाएगा प्रोपीन। पर गुड बेस होने की वजह से जो एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशंस के अंदर ये E2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, क्योंकि अच्छा गुड बेस E2 मैकेनिज्म से एलिमिनेशंस करता है। सी कंपाउंड, सी के अंदर गिवन है 2 ब्रोमोब्यूटेन, सेकेंड पोजीशन पे Br लगा हुआ है 2 ब्रोमोब्यूटेन। रिएक्शंस करवाना है इसका NaSH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल CH3OH 50 डिग्री सेल्सियस। NaSH के साथ रिएक्शंस कराएंगे Na पॉजिटिव SH नेगेटिव। तो यहाँ से जो मेनली SH नेगेटिव दिखाई दे रहा है, SH नेगेटिव एक बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, गुड न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस करेगा। तो Br की जगह पे लग जाएगा SH। अच्छा न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा वो SN2 मैकेनिज्म से होगा। डी कंपाउंड, डी कंपाउंड में हमारे पास जो कार्बन है, जिस कार्बन के साथ Br लगा हुआ है उस कार्बन के साथ डायरेक्टली यहाँ पे 3 इथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं। 1 इथाइल, सेकेंड इथाइल, एक इथाइल को मैं ओपन करके लिख देता हूँ CH2CH3। इसका रिएक्शंस करवा रहे हैं OH नेगेटिव के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CH3OH 50 डिग्री सेल्सियस। अब इस रिएजेंट्स को देखो, ये वाला रिएजेंट्स बेसिकली अगर इसको कंबाइनली ध्यान से देखें, ये हमारे पास बनता है अल्कोहलिक KOH। तो अल्कोहलिक KOH की तरह काम करेगा। तो इसका मतलब ये इसने हमेशा एलिमिनेशन ही करना है और E2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो इस कंपाउंड के अंदर एलिमिनेशन हो जाएगी, बीटा एलिमिनेशंस करेंगे और बीटा एलिमिनेशंस के थ्रू हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये फॉलो करेगा मैकेनिज्म E2 को। ई कंपाउंड, ई कंपाउंड में गिवन है कार्बन, कार्बन के साथ 3 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। कार्बन, कार्बन के साथ लगा हुआ है Br और Br के साथ यहाँ पे 3 इथाइल ग्रुप। तो इसका रिएक्शन हो रहा है मिथेनॉल के साथ CH3OH 25 डिग्री सेल्सियस। अब मिथेनॉल क्या है? मिथेनॉल हमारे पास एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, इट इज़ अ वीक न्यूक्लियोफाइल और टेम्परेचर भी लो है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन फॉलो करेगा SN1 मैकेनिज्म को। तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन होगा और सब्स्टिट्यूशन जो हो जाएगा वो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू होगा। तो SN1 मैकेनिज्म में CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, कार्बन के साथ यहाँ पे 3 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और उसी कार्बन से जाकर लग जाएगा OH। अगर इसमें रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी होता तो ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज कर जाता, तो रीअरेंज होके प्रोडक्ट बन जाएगा, राइट। तो इसका मतलब जो लास्ट वाला कंपाउंड है वो रिएक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू SN1 मैकेनिज्म। Question number 2. What are the major or minor product obtained in each of the following reaction? Also identify the path. Okay. तो इसके अंदर एक तो रिएक्शंस को कम मेजर और माइनर दोनों प्रोडक्ट्स बनाने हैं और साथ में ये बताना है कि एक रिएक्शन कौन से पाथ से जा रही है, मतलब मैकेनिज्म के बारे में बात करनी है। पहला कंपाउंड है टर्ड पेंटाइल ब्रोमाइड। तो टर्ड पेंटाइल ब्रोमाइड बना लेते हैं कार्बन के साथ। टर्ड पेंटाइल ब्रोमाइड का मतलब
कंपाउंड के अंदर टोटल 5 कार्बन होंगे और 3 डिग्री कार्बन के साथ Br लगा होगा, टर्ड पेंटाइल ब्रोमाइड। इसका रिएक्शंस करना है OH नेगेटिव के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है एल्कोहलिक OH नेगेटिव। तो हमेशा क्या करेगा, E2 मैकेनिज्म करेगा, एलिमिनेशन करेगा। जिस कार्बन के साथ Br लगा हुआ है अल्फा, ये वाला β1, ये वाला β2 और ये β3। अगर हम लोग β1 को देखें और β3 को देखें, ये दोनों सेम टाइप के कार्बन हैं, तो इसका मतलब इसके पास 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन हैं। तो दोनों जगह से एलिमिनेशंस करेंगे। पहले β1 से कर देते हैं। β1 से एलिमिनेट करने पे हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा और β2 से एलिमिनेशंस करने पे, बीटा एलिमिनेशंस करनी है और β2 से एलिमिनेट करने पे ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब मेजर और माइनर आइडेंटिफाई करना है। तो E2 के अंदर जितना स्टेबल एल्कीन होगा वो मेजर होगा। तो फर्स्ट वाले कंपाउंड के अंदर अगर हम लोग एल्फेच का नंबर देखते हैं तो 5, सेकंड वाले कंपाउंड के अंदर एल्फेच का नंबर 9। तो इसका मतलब ये वाला जो कंपाउंड है सेकंड वाला एल्कीन, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल एल्कीन है, जिसकी वजह से ये वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा। अगर ये वाला मेजर है तो ऊपर वाला कंपाउंड माइनर होगा। अब बी ऑप्शंस में देखते हैं। ऑप्शन बी में कार्बन के साथ यहाँ पे कार्बन के साथ 3 CH3 ग्रुप अटैच करके CH2Br बना दिया। ये कंपाउंड था। इसके अंदर हम लोगों ने 2 मैकेनिज्म को प्रोसीड करना है। ए करना है SN2 करना है ETO नेगेटिव के केस में। तो ETO नेगेटिव के केस में SN2 में क्या होगा, जहाँ पे Br लगा हुआ है डायरेक्टली वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। SN2 के अंदर जहाँ से लीविंग ग्रुप निकलता है वहीं पे आकर न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा, ये SN2 बन जाएगा। अगले के केस में ETOH डाल रहे हो, अल्कोहल डाल रहे हो, तो अगले वाले केस में मैकेनिज्म लगेगा SN1, क्योंकि ये ETOH एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर SN1 के अकॉर्डिंग होगा तो SN1 के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले लीविंग ग्रुप निकलेगा अपने पास। तो SN1 का मैकेनिज्म देखो क्या होगा, सबसे पहले Br निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने के बाद कार्बोकेटाइन जो बन रहा है, अब उस कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के बाद यहाँ पे कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, वहाँ पे इथेनॉल अटैक कर जाएगा। अगर इथेनॉल अटैक करेगा तो OET अटैच होगा और ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा फर्स्ट। तो इसका मतलब जो पहला ए कंपाउंड था वो रिएक्ट कर रहा है E2 के अकॉर्डिंग, और सेकंड वाले कंपाउंड में पहले वाले के बारे में तो बात की गई है भी SN2 करेगा, दूसरे वाला जो कंपाउंड है वो SN1 मैकेनिज्म से काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शंस। हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है यहाँ पे, जो रिएक्टेंट है बेंजीन रिंग के साथ CH2 लगा हुआ है। सर इसको बना लेते हैं, जो हमारे पास रिएक्टेंट गिवन है इसको बना लेते हैं। ये रिएक्टेंट बना लिया। इसका रिएक्शंस करवाना है हम लोगों ने KOH के साथ, और यहाँ पे मीडियम दे रखा है अल्कोहल, तो और साथ में हीटिंग। तो इसको अगर कंबाइनली देखें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, अल्कोहलिक OH नेगेटिव। तो अल्कोहलिक OH नेगेटिव हमेशा एलिमिनेशंस करता है और E2 मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा। और मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो E2 में जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो बनेगा सेड्जेफ के अकॉर्डिंग। सेड्जेफ के अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट बनता होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं E2 में वो प्रोडक्ट मेजर बनेगा जो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जिस कार्बन के साथ Br लगा हुआ है वो अल्फा, ये इसको β1 मान ले, ये β2 हो गया। तो 2 एल्कीन्स बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 एल्कीन्स बनने की पॉसिबिलिटी है। अगर β1 से एलिमिनेट करते हैं तो β1 से एलिमिनेशंस पे ये एल्कीन बनेगा, और β2 से एलिमिनेट करने पे हमारे पास इस टाइप से एल्कीन बनेगा। ये 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अब मेजर और माइनर को आइडेंटिफाई करना है। जो पहले वाला प्रोडक्ट होगा वो मेजर होगा और सेकंड वाला प्रोडक्ट हमारे पास माइनर होगा। पहले वाले के मेजर होने के रीजंस क्या हैं, एक तो ये जो डबल बॉन्ड है वो रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में आ रहा है, और इवन के इसी के साथ साथ इसके पास अल्फा H का नंबर भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब पहले वाला कंपाउंड मेजर है, सेकंड वाला माइनर है। तो जो पहले वाला प्रोडक्ट जो मेजर है, अब देख लेते हैं हमारा बेस्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा। मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना था तो हमारा ऑप्शन बन रहा है 5th वाला, और 5th में जो दिया हुआ इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा D ऑप्शन।
यस, व्हाट इज आर प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, देखिए तो यहाँ पे क्या दे रखे हैं, हमारे पास दिया हुआ है इथोक्साइड आयन CH3CH2O नेगेटिव इथोक्साइड आयन, और स्टार्टिंग में रिएक्टेंट दे रखा है एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, और जो एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है वो 3 डिग्री है, राइट। तो इस कंपाउंड में क्या होगा, तो ये विलियमसन सिंथेसिस हुआ। विलियमसन सिंथेसिस में अगर आप लोग इथोक्साइड का या एल्कोक्साइड आयन का रिएक्शन 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के साथ करवाते हो, तो हमारे पास मेजरली इसके अंदर 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, मैकेनिज्म चलता है E2 और SN2, ये चलेगा। जो 3 डिग्री के केस में E2 वाला प्रोडक्ट मेजर होगा और SN2 वाला जो प्रोडक्ट होगा वो माइनर होगा इन केस ऑफ 3 डिग्री। तो इसका मतलब जो E2 वाला प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा वो बनेगा हमारे पास, इसमें एलिमिनेशन हो जाएगा रिएक्टेंट में, तो एलिमिनेशन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला एल्कीन बनेगा, और SN2 से जो प्रोडक्ट्स बनता हुआ दिखाई देगा उसमें Br की जगह पे इथोक्साइड आयन आकर अटैच हो जाएगा, जो Br था उसकी जगह पे आकर इथोक्साइड आयन, तो ये हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बन रहा है यहाँ पे, हमारे पास एक तो A वाला प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। अगर हम लोग और देखें तो हमारे पास एक C ऑप्शन बन रहा है, तो A और C दोनों का पॉसिबिलिटी अपने को दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चंस में जो हमारा आंसर बनेगा इसमें A और C दोनों बनने चाहिए, बट ये सिंगल चॉइस्ड है, तो इसमें हम लोग मेजर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो मेजर प्रोडक्ट कौन से वाला होगा, एलिमिनेशंस वाला, तो इसका एग्जैक्ट आंसर बनेगा C ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, फ्री एनर्जी प्रोफाइल फॉर अ गिवन रिएक्शन इज, फिफ्थ में क्या है, OH नेगेटिव Br को रिप्लेस कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है। इसका मतलब ये वाला रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस के लिए बेटा जी, स्पॉन्टेनियस के लिए स्टूडेंट डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, तो डेफिनेटली ये तभी पॉसिबल है, डेल्टा जी रिएक्शंस नेगेटिव तब बनेगा जब गिव फ्री एनर्जी, जो क्योंकि डेल्टा जी रिएक्शंस को निकालने का तरीका होता है प्रोडक्ट की गिव फ्री एनर्जी में से रिएक्टेंट का गिव फ्री एनर्जी माइनस करेंगे, तो नेगेटिव रिजल्ट तभी दिखाई देगा अगर गिव फ्री एनर्जी चेंज की जो रिएक्टेंट का जो वैल्यू हो वो प्रोडक्ट की वैल्यू से ज़्यादा हो, राइट। तभी हमारे पास डेल्टा जी का जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगा। तो रिएक्टेंट का वैल्यू गिव फ्री एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए, प्रोडक्ट का कम होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमारे पास स्टार्टिंग में एक रिएक्टेंट गिवन है, उसका रिएक्शंस कर रहे हैं NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। NaI एसीटोन से I नेगेटिव मिलेगा और I नेगेटिव एक गुड न्यूक्लियोफाइल है, और गुड न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। और SN2 में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, भी SN2 में हमेशा इन्वर्जन होती है, राइट। अब अगर रिएक्टेंट को देखें तो रिएक्टेंट में बेसिकली 2 लिविंग ग्रुप हैं, एक ये कार्बन के साथ लगा हुआ है Cl और एक इस कार्बन के साथ लगा हुआ है Br। अगर SN2 में करना है तो SN2 में सबसे पहले ऑर्डर स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। तो SN2 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो SN2 में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर अपने को दिखाई देता है वो होता है 1 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, देन 2 डिग्री, उसके बाद आता है 3 डिग्री। अगर हम लोग Cl वाले कार्बन को देखें तो ये बेसिकली 2 डिग्री वाला कार्बन है, और Br वाले कार्बन को देखें तो ये भी 2 डिग्री कार्बन है, तो इसका मतलब इनका डिग्री सेम है। फिर हम लोग देखेंगे कि बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है, क्योंकि SN2 का जो रेट होता है वो लिविंग ग्रुप की एबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा। तो जो Br होता है वो बेटर लिविंग ग्रुप है, बेटर लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू Cl, ऐसे लिख सकते हैं Br नेगेटिव इज बेटर लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू Cl नेगेटिव। तो इसका मतलब इस कंपाउंड में Br पहले रिप्लेस होना चाहिए Cl से।
तो ऐसा ऑप्शन ढूंढते हैं जिस ऑप्शन के अंदर Br रिप्लेस हो पर Cl रिप्लेस ना हो। तो ए वाला ऑप्शन तो बन नहीं सकता क्योंकि इसमें इन्होंने Cl को रिप्लेस किया हुआ है। बी वाले ऑप्शन में इन्होंने Cl को तो रिप्लेस नहीं किया, ठीक है, Br को रिप्लेस करके वहाँ पे आयोडीन लगा रहे हैं, पर एक यहाँ पे SN2 होगा तो SN2 में इन्वर्जन होगा, तो यहाँ पे सेम साइड पे लगा रखा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं बन सकता। सी ऑप्शन में Cl अपनी जगह पे है और आयोडीन का जो इन्होंने पोजीशन है वो क्या कर दिया है, चेंज किया हुआ है, और बाकी सबका पोजीशन क्या रखा हुआ है, सेम। तो जिसकी वजह से इसका एग्जैक्ट आंसर बनेगा सी ऑप्शन। डी क्यों नहीं बन सकता? डी में इन्होंने जो Cl था उसका पोजीशन भी चेंज कर दिया, जबकि Cl वाले कार्बन के ऊपर तो रिएक्शन हो ही नहीं रहा, तो वहां पे तो इन्वर्जन हो नहीं सकता, तो इसलिए डी ऑप्शन नहीं बनेगा। तो 6 का जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इजिली डिहाइड्रोहेलोजिनेटेड। डिहाइड्रोहेलोजिनेटेड का मतलब एलिमिनेशंस की बात कर रहे हैं, तो आइडेंटिफाई करना भी कौन सा कंपाउंड सबसे जल्दी एलिमिनेट होगा। और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बेसिकली E2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, तो इसमें जो रिएक्टिविटी होती है अभी कौन जल्दी सबसे जल्दी डिहाइड्रोहेलोजिनेट होगा, जो रिएक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेट करने के बाद प्रोडक्ट जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा उतना वो सबसे जल्दी डिहाइड्रोहेलोजिनेट होगा। तो इसमें अगर हम लोग पहले वाले ऑप्शंस को देखें ना तो इसका आंसर ए आ जाएगा यार। ए स्टूडेंट इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है Cl और यहाँ पे H, और जो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है उसमें एलिमिनेशन होता ही बीटा पोजीशन से है, तो ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन। बीटा पोजीशन से H निकल जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, यहाँ से Cl निकाल दोगे, तो ये निकालने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है बेंजीन। बेंजीन कंपाउंड बन रहा है। कहने का मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो एरोमेटिक नेचर के है, और जो स्टार्टिंग वाला कंपाउंड था वो नॉन एरोमेटिक था। तो ए कंपाउंड में नॉन एरोमेटिक से वो एरोमेटिक की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये इस केस में जो ए से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब जो ए वाला कंपाउंड होगा वो सबसे जल्दी डिहाइड्रोहेलोजिनेट होगा। सेकंड और थर्ड में ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं देगी आप लोगों को। उसका रीज़न क्या है? सेकंड में जो अल्फा और यहाँ पे बीटा 1 और बीटा 2, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल नंबर बीटा 1, इसमें बीटा 1 बीटा 2 को देखें तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्डेड वाले कार्बन के साथ आप लोग H निकालोगे तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल ना, क्योंकि अगर आप लोग वहाँ से निकालते हो तो आपके पास यहाँ पे क्यूमुलेटेड सिस्टम बन जाता है। क्यूमुलेटेड सिस्टम बनने का मतलब एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा अगर आप लोग इसमें एलिमिनेशंस करोगे। ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल सिस्टम है अपने पास, क्योंकि रिंग का कोई भी एटम हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं हो सकता, कि sp हाइब्रिडाइज्ड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा सिस्टम बनेगा तो कार्बन का हाइब्रिडेशन sp आ रहा है और sp हाइब्रिडेशन पॉसिबल नहीं है। तो जिसकी वजह से 7th में जो सबसे आसानी से डिहाइड्रोहेलोजिनेट होने वाला कंपाउंड होगा वो कंपाउंड 1 होगा अपने पास। क्वेश्चन नंबर 8, विच हैलाइट रिएक्ट मोस्ट रेडिली बाय SN2 मैकेनिज्म्स। तो आइडेंटिफाई करना है कि SN2 में सबसे जल्दी कौन रिएक्ट करेगा। तो SN2 में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो आइडेंटिफाई 1 डिग्री, जो 1 डिग्री होगा वो सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा। तो ए कंपाउंड 3 डिग्री है, बी कंपाउंड 3 डिग्री है, सी कंपाउंड 2 डिग्री है, डी कंपाउंड 1 डिग्री है। तो डी कंपाउंड सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा अंडर SN2।